श्रोताओं नमस्कार। आज हम सुनेंगे 22वीं सदी का भाग 10 शिक्षा पद्धति शिशु कक्षा। अगली आवाज आजमगढ़ से डीपी पांडे की। शिक्षा पद्धति शिशु कक्षा। दूसरे अध्यापक तो जलपान के बाद अपने अपने स्थान पर चले गए थे। सिर्फ मैं, विश्वामित्र, आचार्य वशिष्ठ और शिशु कक्षा की प्रधानाध्यापिका एवं विद्यालय की उपाचार्या वीरा साथ चलने को रह गई थी। बालकों और बालिकाओं की कक्षा में सूचना दी जा चुकी थी। निकलते वक्त निश्चय हुआ कि पहले शिशु कक्षा में चलना चाहिए। द्वार से निकलकर हम लोग टाम पर जा बैठे। शिशु कक्षा यहाँ से एक कोस पर थी। रास्ते में जहाँ तहाँ मैदान भाग और अन्य अन्य विषयों के विद्यालय भी पड़े। आज विद्यालय में छुट्टी का दिन था। बालक बालिकाएं जहाँ तहाँ घूमते तथा बैठे हुए दिख पड़ते थे। हमारी गाड़ी में और भी कितने ही लोग चढ़े हुए थे। यह लोग प्रायः सब विद्यालय के अतिथि थे, जिसमें से कोई अपने लड़के लड़की या किसी संबंधी से मिलने आया था। कोई ऐसे ही अपनी वार्षिक छुट्टियों में मनोरंजन के लिए आया हुआ था। कोई किसी विद्या संबंधी जिज्ञासा से आया था। आखिर टाम बालक बालिकाओं के उद्यान के मुख्य द्वार पर पहुंच गई। हम लोग नीचे उतरे। अध्यापिका वर्ग ने द्वार पर स्वागत किया। द्वार तथा उसकी सीध में 3 तल्ला मकान स्वच्छता सुंदरता से परिपूर्ण है। भीतर मकानों के अतिरिक्त एक बड़ा भारी बाग वैसा लगा हुआ है जैसा कि सेवग्राम के शिशु उद्यान में। फर्क यही है कि बालकों की संख्या अधिक होने से यह एक स्वतंत्र ग्राम सा मालूम होता है। सोने के कमरों के अतिरिक्त पाकशाला, भोजनागार, चिकित्सालय तथा भंडार घर है। भीतर बच्चों को खुले पानी में तैरने और नहाने के लिए बहते पानी का एक पक्का कुंड है, जिसमें डुबाऊ पानी नहीं रहता। जगह जगह बाग के फव्वारे और तलगृह बने हुए हैं। खेलने के लिए हरी घासों के बड़े बड़े मैदान हैं। जाड़े के दिनों में स्नान के लिए एक बड़े मकान के भीतर गर्म पानी का कुंड है। शिक्षा देने वाली सभी महिलाएं ही हैं। शिशु कक्षा के प्रत्येक बालक बालिका को 3 वर्ष रहना पड़ता है। पहले बतलाया जा चुका है कि राष्ट्रीय नियम के अनुसार सभी बालक बालिकाएं 3 वर्ष की अवस्था के बाद माता पिता से अलग करके विद्यालय में भेज दिए जाते हैं। संपूर्ण शिक्षा 3 कक्षा में विभक्त है। शिशु कक्षा चौथे वर्ष की अवस्था से आरंभ होकर 6वें वर्ष की समाप्ति के साथ समाप्त होती है। बाल कक्षा 7वें से शुरू होकर 14 वर्ष में समाप्त होती है। इसके बाद तरुण कक्षा 15 से 20वें वर्ष तक होती है। शिशु कक्षा में शिक्षा प्रायः एक सी होती है। पुस्तकों द्वारा शिक्षा का अधिक व्यवहार नहीं है। यद्यपि छात्र इसी कक्षा में अक्षर और अंक को पहचानने लगते हैं। शिशु कक्षा के अंतिम वर्ष में उन्हें लिखना पढ़ना भी पड़ता है, किंतु ज़्यादातर शिक्षा मौखिक होती है। प्रत्येक शिक्षणीय विषय को
मनोरंजन बनाकर इस प्रकार बच्चों के सम्मुख रखा जाता है कि वे स्वयं को इसको जानने के लिए उत्कंठित हो जाते हैं। जिस विषय में जिस बच्चे की उत्सुकता अधिक देखी जाती है, उसी की ओर अध्यापिका वर्ग भी उसका अधिक ध्यान दिलाता है। जितना ध्यान बालकों की ज्ञान वृद्धि की ओर दिया जाता है, उतना ही उनकी शारीरिक उन्नति का भी ख्याल रखा जाता है। यद्यपि छात्रों के कुश्ती के लिए छप्परों के नीचे कई एक अखाड़े बने हुए हैं, जहां नियत समय पर एक छोटे छोटे पहलवान ताल ठोक ठोक अपने करतब दिखलाते हैं, किंतु अधिकतर दौड़ धूप के खेलों द्वारा उन्हें दृढ़ और परिश्रमी बनाया जाता है। कबड्डी, फुटबॉल आदि कई प्रकार के खेल होते हैं। इन खेलों के नियम बतलाकर उन्हें स्वयं प्रबंध करने को छोड़ दिया जाता है। अध्यापिका वर्ग केवल मार्ग दिखलाता है। अपने कार्यों से अधिक योग्यता प्रदर्शित करने पर बालक अपनी श्रेणी के ऊपर के नंबर में गिने जाने लगते हैं। उनकी योग्यता का पुरस्कार यह तथा गुरुजनों का शाबाशी है। वस्तु आदि के रूप में दूसरे प्रकार के पारितोषिक नहीं दिए जाते। 10-10 बच्चों की टोली होती है, जिसमें एक को वह अपना नायक स्वयं चुनते हैं। एक एक टोली के लिए एक एक सोने का कमरा है। रात में जब बालक बालिकाएं अपने अपने बिस्तरों पर लेटते हैं, तो अध्यापिकाएं इतिहास के प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुरुषों की कथाएं सुनाती हैं। इन कथाओं के सन तारीख नहीं रहते। हाँ, यह बता दिया जाता है कि अशोक बुद्ध के बाद हुए थे चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। उनके भी बाद कथाओं की भाषा सरल तथा भाव वही लिए जाते हैं जिन्हें बालक आसानी से समझ सके। यह कथाएं इतिहास, भ्रमण और विज्ञान आदि सभी के संबंध में हुआ करती हैं। कभी कभी छात्र इन्हें स्वयं भी दोहराया करते हैं। कभी कभी अध्यापिका और विद्यार्थी वर्ग कोई कोई गीत भी मिलकर गाते हैं। बालकों को स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधी नियम भी बड़े ध्यानपूर्वक बतलाए जाते हैं। उन्हें अपने ही नहीं, अपने आसपास को स्वच्छ रखवाने की शिक्षा दी जाती है और उन्हें भली प्रकार बतला दिया जाता है कि केवल तुम्हारी ही स्वच्छता पर्याप्त नहीं है, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में भी स्वच्छता होनी चाहिए। अपने यहाँ सफाई करके कभी अपने कूड़ा करकट को दूसरे के यहाँ न फेंकें। किसी जगह इस प्रकार के कुछ पड़ा हुआ देख स्वयं हटा दो या उपयुक्त व्यक्ति को उसकी सूचना दे दो। उन्हें बड़ों का आदर और छोटों से प्रेम भाव रखना सिखला दिया जाता है। बालक संसार के लिए जीवन उत्सर्ग करने वाले पुरुषों की कथाओं को बड़े प्रेम से सुनते हैं। अध्यापिकाएं उन्हें बड़े मधुर और हृदय द्रावक शब्दों से कहती हैं। बालक कितनी ही बार सुनते सुनते करुणा, विभूति और आंसू बहाते देखे जाते हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियों और चित्रों के अतिरिक्त महापुरुषों की जीवन घटनाओं के फिल्म बोलते बायोस्कोपों द्वारा भी दिखलाए जाते हैं। बालक उन चलती फिरती बोलती तस्वीरों को बड़े प्रेम से देखते सुनते हैं। खेल में बालक घर बनाते, फुलवाड़ी लगाते और पंचायत करते हैं। प्रसिद्ध नक्षत्रों और राशियों को उन्हें परिचय करा के उनकी दूरी आदि के संबंध में मनोरंजक कथाएं सुनाई जाती हैं। पृथ्वी तथा सौर परिवार के अन्य ग्रहों उपग्रहों का खगोल में भ्रमण उन्हें दिखाया जाता है। इन कथाओं से मनुष्य मात्र के प्रति भातृत्व उनको हृदयस्थ करा दिया जाता है।
मृत पशु पक्षियों के संग्रहालय द्वारा भी बहुत सी प्राणी शास्त्र की बातें बतलाई जाती हैं। कितने ही समय बालकों को प्राणी शास्त्रीय विद्यालय के जंतु संग्रहालय में ले जाया जाता है। वहां उन्हें जीवित प्राणी दिखलाए जाते हैं। यद्यपि इस प्रकार की विद्या के अनेक विभागों में बालकों का प्रवेश मार्ग खोला जाता है, किंतु यह पूरी तरह से ध्यान में रखा जाता है कि बालक उनमें मानसिक श्रम न अनुभव करे। उन्हीं मनोरंजन रीतियों से गणित का आरंभिक ज्ञान भी उन्हें करा दिया जाता है। व्याकरण का नाम भी लेकर भाषा के शुद्धाशुद्ध का भी उन 3 वर्षों में पर्याप्त गान करा दिया जाता है। कथाओं की मनोरंजकता के तारतम्य में उन्हें भीतर ही भीतर भाषा की सरसता और निरसता के पहचानने का अभ्यास भी हो जाता है। शिशु उद्यान के भीतर बालकों की अपनी गवर्नमेंट है। बालक इसके कार्य निर्वाह के समय अनेक अद्भुत बुद्धि चतुर्थ प्रदर्शित करते हैं। शिशु कक्षा के छात्रों की पोशाक जंघिया, मोजा, जूता और कोट का कुर्ता है। जाड़े के दिनों में सिर ढकने का गुलबंद भी पहनते हैं। कहीं किसी प्रकार के आभूषण का वहां नाम ही नहीं होता, किंतु वस्त्र ऋतु के अनुकूल तथा सुंदर होते हैं। इन पोशाक में बालक बालिकाएं बड़े फुर्तीले दिख पड़ते हैं। हमारे जाने पर अपने अपने नायकों को सामने किए हुए सब टोलियां खड़ी थीं। शिशु पार्लियामेंट के प्रधान और मंत्रियों ने शिशु समाज की ओर से हमारा स्वागत किया। मेरे कहने पर अखाड़े का खेल देखना निश्चित हुआ। बालकों ने स्वयं अपनी अपनी जोड़ी चुनी। ऐसी 10 जोड़ियों को मैंने निश्चय किया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सभी वर्षों के बालक थे। अखाड़े पर पहुंचकर पहली जोड़ी प्रथम वर्ष के लड़कों की छोड़ी गई। उनका नाम कृष्ण और इब्राहिम था। अखाड़े में पहुंचने से पहले ही उन्होंने कपड़ा उतार कुश्ती का जंघिया चढ़ाया। पहले तो दोनों दूर से दाव तकते रहे, आखिर गुत्थम गुत्थी हो गई। लड़ने के कायदे भी बतलाए गए हैं कि सफल होने पर किन किन अंगों पर चोट करने या पकड़ने से हार हो जाती है। इब्राहिम ने कृष्ण को आखिर नीचे कर ही दिया, किंतु कृष्ण भी एक था। इब्राहिम चित करते करते हार गया और वह चित न हुआ। जब वह इसमें लगा हुआ था, तभी अवसर देखकर कृष्ण ने ऐसी झपट मारी कि इब्राहिम चारों खाने चित। दर्शक शिशु समाज में आनंद ध्वनि की। अब दोनों अलग अलग खड़े हो गए। इब्राहिम ने एक बार और अवसर देने की प्रार्थना की। कृष्ण ने कहा, भाई इब्राहिम, कोई परवाह नहीं, एक बार तो चित कर ही दिया है। यदि अब की तुमने पछाड़ भी दिया तो भी हम बराबर ही रहेंगे। अब दोनों ने फिर ताली बजा भिड़ंत शुरू की। अब की इब्राहिम ने सचमुच कृष्ण को ले धरा। आखिर दोनों की जोड़ी बराबर गिनी गई। बादकों और जोड़ियों ने भी एक एक करके अपने अपने कर्तव्य दिखलाए। इसके बाद दौड़ और फुटबॉल मैच हुआ। कुछ लड़कों ने तैराकी भी दिखलाई। अब हम लोग बाग के उस ओर गए जिधर महापुरुषों की मूर्तियां थीं। मैंने प्रथम वर्ष के बालक ज्ञान से पूछा, तुम्हें मालूम है इसमें मार्स कौन है? उसने झट जाकर हाथ से पकड़ बता दिया, यह है। तब मैंने पूछा, तुम इनके बारे में क्या जानते हो? उसने संक्षेप में बालकों के समझने योग्य कितनी ही घटनाएं बतलाईं। सारांश यह है कि उन्होंने मानव सेवा के लिए अनेक कष्ट सहे, किंतु उसे न छोड़ा। एक बालिका से फिर मैंने डार्विन के बारे में पूछा। उसने भी हाथ रखकर डार्विन की कथा कह डाली। इस प्रकार
वनस्पति और पशुओं के बारे में भी प्रश्न किए। उत्तर बहुत संतोषजनक मिले। सबसे बढ़कर बात यह देखी कि बालकों में किसी प्रकार का भय या संकोच न था। बालकों के सोने के कमरे देखकर भोजनागार और चिकित्सालय आदि को भी देखा। आज मध्याह्न भोजन भी शिशु मंडली ही में ही हुआ। हमने बड़े प्रेम से उनकी गीत और किस्से सुने। उनकी शिक्षा हरी हरी घासों, फल फूल से लदे वृक्षों और पशु पक्षियों के संग्रहालयों में होती है। बालिकाओं की स्वच्छता, सुंदरता और निर्भीकता देखकर मैं कहता था, क्या उन्हीं की भांति 20वीं शताब्दी की भी स्त्री जात थी? पुरुष जात ने उनकी शक्ति को विकसित होने से रोक दिया था। उनको यह न मालूम था इससे उनकी अपनी ही हानि है। मैंने कहा, इन्हीं में आखिर उन अस्पृश्यों की भी संतानें हैं जिन्हें उस समय लोग यदि मनुष्य कहते थे तो मानो बड़ी कृपा करते थे, अन्यथा उन्हें पशुओं से भी बदतर समझा जाता था। कुत्ते की गोद में बिठाने में संकोच न था, किंतु मजाल क्या कि किस्मत के मारे वह पुरुष पास में भटक सके। ओह, कितने करोड़ ऐसे मनुष्य के अमूल्य जीवन बर्बाद कर दिए गए। अन्याय का कुछ ठिकाना था। उन अभावों को गांव में कुआं रहने पर भी कुएं का पानी पीने का नसीब न होता था। और दोषों के साथ उन पर सबसे बड़ा दोष यह लगाया जाता था कि वे मैला साफ करते हैं, वह मुर्दे पशुओं को ले जाते हैं इत्यादि। किंतु उन दोष दर्शकों को यह न सूझता कि समाज की ऐसी सेवा के लिए जिसे कि करने के लिए और लोग तैयार न थे तथा जिस पर समाज की सुस्थिति निर्भर है, उसका कृतज्ञ होना चाहिए, न कि उल्टा उन्हें तिरस्कार का पात्र बनाना चाहिए। खैर, वह भी एक स्वप्न का समय था। यद्यपि वह स्वप्न हजारों वर्ष लंबा चौड़ा था। आखिर मनुष्यों ने समझा, एक दूसरे को छोटा बनाने से हमें स्वयं नीच बनना पड़ता है। संसार फिर उस स्वप्न को देखे, इस नशे या मोह निद्रा में न पड़े। इस प्रकार आज शिशु कक्षा का निरीक्षण समाप्त हुआ। अध्यापिकाएं सभी उत्तम योग्यता की हैं। साथिन वीरा जिस प्रकार कन्याओं के लिए आदर्श हैं, वैसे ही बालकों के लिए सच्ची निर्माता माता हैं। सब देखकर प्रायः 3 बजे हम लोग अतिथि विश्राम को लौट आए। कल के लिए बाल कक्षा को देखना तय पाया। इसके बाद बहुत देर तक विद्यालय के 2 शताब्दियों के इतिहास के बारे में वार्तालाप होता रहा। तो मित्रों, आज हम लोगों ने सुना शिशु कक्षा और कल हम सुनेंगे राहुल संकीर्तन की अगला भाग, इसी का बाल कक्षा। धन्यवाद।